समझाइश वाली बात है तो बोल देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है सर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सर, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लेन देन। तो मान लीजिए सर, कभी भी कोई ए और बी आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके सी और डी बना रहा है तो ये केमिकल चेंज है। अब मान लो ये खुद ब खुद हो रहा है तो इसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज। तो कभी भी मान लो ए बी आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है, मान लो ए ने इलेक्ट्रॉन दिया या लिया तो अब ए रहा नहीं, कुछ और बन गया, क्या कहो सी बन गया। बी ने उसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो बी नहीं रहा, कहो डी बन गया। क्योंकि केमिकल चेंज भाई, बॉन्ड टूटना या बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन या ट्रांसफरेंस होता है, या शेयरिंग या कुछ बॉन्ड बनना, यही तो होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या लेन देन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हो रहा हो बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में अगर तुम आ जाओ मतलब कि भाई मान लो ये एक ए सिस्टम है, ये एक बी सिस्टम है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो उस बीच में तुम आ जाओ, मतलब तुमने कोई मोबाइल लगा दिया यहाँ पे तो मोबाइल चार्ज होने लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना इज नोन एज करंट। तो कायदे से ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जब भी होते हैं, उन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से अगर बिजली का इस्तेमाल किया जाए, यू बनती तो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का होता है, अगर आप इस्तेमाल कर लो तो वो तो केमिकल चेंज को आप इलेक्ट्रिकल चेंज एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। और उल्टा भी किया जा सकता है, मतलब बिजली पास करके एक ऐसा केमिकल चेंज ज़बरदस्ती कराया जा सकता है जो कि स्पॉन्टेनियसली होना नहीं चाहता है। मतलब कोई सी डी ए बी में कन्वर्ट नहीं होते हैं, पर हम ज़बरदस्ती एक्सटर्नली यहाँ पे बिजली पास करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और उससे एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज हो जाएगा। और ये दोनों प्रक्रियाएं हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और इसी को कहते हैं, इसी स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे बढ़ सकता हूँ, इंट्रोडक्शन हो गया। तो बच्चों, ये जो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस अपन ने कैपिटल ए डाला है, इसमें कुछ भी लिखने के पहले इसमें कॉमन सेंस समझ लेंगे। मैंने आपको अभी बोला कि ए और बी जो आपस में खुद ब खुद रिएक्शन करते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज से ही इन जनरल हम बिजली बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो खुद ब खुद होगा वो आसानी से हो जाएगा, सस्ता रहेगा, रिलेटिवली बेटर ऑप्शन रहेगा। जैसे कि आप अगर घर में आपके रिमोट में आपने देखी होगी ऐसा बैटरी पेंसिल सेल होती है, उसके ऊपर ऐसे ऐसा ताबूत लगा रहता है, उसमें प्लस लिखा रहता है और नीचे माइनस लिखा रहता है। इसका आप इस्तेमाल करते हो तो बेटा इसके अंदर क्या होता है? बेटा इसके अंदर भी एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन में कोई ए बी आपस में रिएक्ट करते रहते हैं और सी डी बनता रहता है। इस प्रक्रिया के दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसका आप इस्तेमाल कर लेते हैं अपना रिमोट चलाने के लिए, घड़ी चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जो भी आप पेंसिल सेल जहाँ भी लगाए हो। हेलो, अच्छा, ये लेकिन नॉन रिचार्जेबल होते हैं इन जनरल, ये जो पेंसिल सेल होते हैं। अच्छा, रिचार्जेबल में क्या हो जाएगा सर? आपने देखा होगा कुछ शायद महंगे वाले भी सेल आते हैं, वो ख़त्म हो जाए तो उनको चार्जिंग में लगा दो। चार्जिंग में होता कुछ नहीं बेटा, चार्जिंग में उल्टा रिएक्शन हो जाता है, मतलब सी डी को हम ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के वापस ए बी बना देते हैं। तो सी डी से वापस जब ए बी बनता है तो मेहनत लगती है, वो मेहनत हमने बिजली पास करके कर दी। तो इसको बोलते हैं रिचार्जेबल बैटरी, और जो केवल यूज़ होती है और दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकती उसको कहते हैं नॉन रिचार्जेबल बैटरी। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? हो रहा है केमिकल चेंज से बिजली बन रही है, और बाद में जब रिचार्जेबल का केस है तो बिजली दोबारा दे के उसको रिवर्सिबल करके दोबारा हम शुरू कर देते हैं रिएक्शन। तो शायद आप समझ पा रहे हो, सही जो बैटरियाँ होती हैं ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ही देन है। हेलो, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, तो सर इसके बारे में पढ़ाओगे भी क्या? हाँ बेटा, अभी डिटेल में सब पढ़ाएंगे, अभी केवल हेलो हाय बोल रहे हैं चैप्टर को। अच्छा, ना व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र? कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र शायद आपने 10वीं में भी देखा होगा बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना कुछ नहीं, अभी सिर्फ आपने हेडिंग डाली है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें पता है कि कभी भी जिंक को हम कॉपर सोल्यूशन में डालते हैं, जैसे कि यहाँ फ़ोटो में ऑब्ज़र्व करो, ये देखो बड़ा सुंदर सी फ़ोटो बनी हुई है कि मेरे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन किसका है बेटा? सोल्यूशन लिखा है लेट्स से सिल्वर नाइट्रेट का है, ठीक है। उसमें मैंने कॉपर रॉड डिप की। अब कॉपर बेटा मैंने रॉड डिप की किस में? AgNO3 के सोल्यूशन में। तो मैं ऊपर रिएक्शन भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो रिएक्शन में दिख रहा है अपने को, ये तो बेटा कॉपर सॉलिड AgNO3 में एक्टिव आयन कौन है? मेटालिक आयन Ag+ आयन। तो अब ये शायद आपको 10 से पता होगा कि कॉपर ना सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
ये आपने 10 से सुना होगा। फिलहाल मैं इसे ये कह रहा हूँ फिलहाल मैं इसे और टेक्निकली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कंपटीशन अगर हो जाए सिल्वर और कॉपर के बीच में, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की औकात कॉपर में ज़्यादा है। मतलब कॉपर इज़ अ बेटर मेटल देन सिल्वर, हैंस इट हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो कॉपर +2 बनाएगा। अगर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दे रहा है तो ये तो तभी देगा जब सामने वाले को लेना पड़े। तो यहाँ पे सिल्वर का मन हो या ना हो, लेकिन कॉपर क्योंकि उससे ज़्यादा शक्तिशाली है तो सिल्वर को ना चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। भले सिल्वर भी मेटल है पर Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर सॉलिड के रूप में रिड्यूस हो जाएगा। या शायद आपने 9-10 पे सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन का लूज़ करना इज़ ऑक्सीडेशन और गेन करना इज़ रिडक्शन। और ये जो इसका ऑक्सीडाइज और इसका रिड्यूस होना है, ये कॉम्पिटिशन हुआ है कॉपर और सिल्वर के बीच में, जो कि एक स्पॉन्टेनियस चेंज था जिसमें कॉपर ऑक्सीडाइज कर रहा है, सिल्वर रिड्यूस कर रहा है। ये फोटो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। कैसे सर? कि AgNO3 में मान लीजिए मैंने कॉपर रॉड डाली, मैं कुछ समय बाद देखूंगा सोल्यूशन जो है वो नीला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर का एक्वस आयन का एक प्रॉपर्टी है कि वो नीला होता है। तो लिखा भी है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीजेस। पहले इंटरमीडिएट था, ब्लू कलर डेवलप होना शुरू हुआ, फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ब्लू कलर क्या हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा। देखो फाइनल स्टेज। और सिल्वर क्या चल हो जाएगा बेटा, सिल्वर डिपॉजिट होने लगेगा। कैसे पता सर? देख लो बेटा, सिल्वर रिड्यूस होकर डिपॉजिट हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। तो ये कहलाता है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, जो कि ये बताता है कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा वाला ना चाह के भी उसके आगे उसको सरेंडर करना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में बच्चों पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे और यही एग्जाम्पल को सीधा सीधा हाँ। तो चलो फिर से मैं मीटिंग ID भेज रहा हूँ, फिर लिखना, अभी मत लिखो। चलो फिर से आओ बेटा। लो फोटो ही बना लो, इंग्लिश भी बाजू में लिख लो, जो कि हमको पॉइंट नंबर 1 केवल ये समझा रहा है कि सर देखो, स्पॉन्टेनियस का अर्थ ये होता है कि वो आदमी जो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और जिसकी शक्ति है, जो कंपटीशन में जीतता है सामने वाले से, वो इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरा वाला चाहे या ना चाहे उसे ज़बरदस्ती उसके आगे समर्पित होना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा शक्तिशाली है। जिसे आपने शायद 10वीं में रिएक्टिविटी सीरीज़ के नाम पे जाना होगा कि भाई कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। तो उसे अब हम कह रहे हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में कॉपर का कॉम्पिटिटिव पावर ज़्यादा है टू ऑक्सीडाइज, एंड उसके आगे सिल्वर हार जाता है तो उसे रिड्यूस होना पड़ता है। भले सिल्वर भी मेटल है पर कॉपर से हार जाता है। सर ये हमें याद रखना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा, हमें क्या याद रखना पड़ेगा? स्टैटिस्टिकली एक्सपेरिमेंटली एक टेबल बनाई गई है मेटल्स के, या इनफैक्ट किसी भी एलिमेंट के, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, किसी भी आयन का या किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने की क्षमता के आधार पे हमने टेबल भी बनाई है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। और उसी के आधार पे हमें चीज़ें याद भी रहती हैं। जैसे शायद आपको 10 से याद होगा कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से। तो पूरी कहानी लिखो, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या होता है आपको समझ में आता है। और हम इंग्लिश लिख रहे हैं वो मैं आपको समझा दूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअली हम यही कंपटीशन, बेटा किसी का वो अनम्यूट है, कौन है ये? दिव्या बेटा म्यूट कर लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ना ही यही है बेटा कि मेटल्स के बीच में हम कंपटीशन कराते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन देने और लेने का, और जिसकी टेंडेंसी होती है लूज़ करने की ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे वाले को ज़बरदस्ती रिड्यूस होना पड़ता है। और ये कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हमने एक मेटल एक्टिविटी सीरीज़ बनाई है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, हम सेल, गैल्वेनिक सेल बना लेते हैं। गैल्वेनिक सेल कैसी सेल होती है बेटा? जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होके बिजली बनती है। मतलब सर जो आपके घर में, आपके पास शायद आपकी दीवार में जो घड़ी लगी है, जो आपके रिमोट में जो सेल लगा है, उसके पीछे जो बैटरी है बेटा, वो शायद एक ऐसी ही बैटरी है जिसमें दो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस हो रहे हैं, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, और वो लेन देन के बीच में आप आ जा रहे हो और बिजली का मज़ा उठा ले रहे हो। तो व्हाट इज़ गैल्वेनिक सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के आधार पे बेस्ड एक यंत्र जिससे स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज होते होते आप बिजली बना के उसका इस्तेमाल कर लेते हो, दुनिया चल भी रही है उससे। ठीक है, चलो इतना लिखो तो। हाँ, कोई भी ऐसा सेल जिसमें एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कराया जाए और बिजली बन जाए,
ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं, जिसे देसी भाषा में हम बैटरी भी कहते हैं। लिखो तो हाँ बोलो। रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। जिंक सॉलिड अगर कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो बनाएगा ZnSO4 एक्वस और Cu सॉलिड। और करके अगर मैं केवल एक्टिव आयंस पे गौर करूं, मतलब स्पेक्टेटर को साइड हटा दूं, शायद आपको दिख रहा होगा सर सल्फेट तो पालतू स्पेक्टेटर है, लेन देन थोड़ी कर रहा है। लेन देन कौन कर रहा है? जिंक सॉलिड कॉपर +2 से रिएक्शन करके जिंक +2 बना रहा है और कॉपर सॉलिड बना रहा है। अगर मैं गौर करूं और नेक्स्ट ऐसे इंग्लिश में लिखूंगा, दिस रिएक्शन इज स्प्लिटेड इनटू 2 हाफ रिएक्शंस एज फॉलोज। क्या है 2 हाफ रिएक्शन? सर इसमें हो ये रहा है कि जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वस बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कॉपर +2 उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बना रहा है। तो ऊपर वाले को कहूँगा मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, नीचे वाले को कहूँगा मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इतना लिखो तो हाँ बोलो। भाई अगर सर आप ये कह रहे हो कि कॉपर को जिंक सल्फेट में डाल दो तो कॉपर इलेक्ट्रॉन देता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो सर इस बीच में हम कैसे आ जाएंगे? वो तो सारे रॉड अगर आप किसी सोल्यूशन में डिप करोगे तो हम कहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए सर? वो तो आपस में लेन देन कर लिए। इसको एक प्रैक्टिकल स्वरूप दिया गया कि हम वो बिजली का इस्तेमाल कर पाएँ के लिए प्रैक्टिकल स्वरूप देने की शुरुआत की गई। हालांकि प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, अब तो और कॉम्पैक्ट हो गई है, लेकिन हाँ उस ज़माने में जब शुरुआत हुई थी तो ये पहला स्वरूप था इस लेन देन के बीच में आने का, ताकि हम उसकी लेन देन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। हमने क्या किया, आपको उसी एग्जाम्पल के नीचे फ़ोटो भी बनानी है, और पहले फ़ोटो बनानी है फिर मैं पहले देख लो फिर फ़ोटो बनाना, सुन लो पहले। देखो हम क्या रहे हैं बच्चों, जिंक और कॉपर के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है वो हम प्रैक्टिकली कैसे करा रहे हैं। हम एक टब ले रहे हैं बेटा, इस टब में हम सोल्यूशन डाल रहे हैं। इंग्लिश देख लो पूरी, आपको दिख भी रही होगी। हमने यहाँ सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक। एक्चुअल मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे जैसे आप डाल दो ZnSO4, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन बच्चों सच्चाई भी है, सफ़ेद रंग का होता है। इसलिए अगर आप फोटो भी देखोगे ना, सफ़ेद रंग का क्या होता भी सफ़ेद रंग का है, मतलब पानी जैसा टाइप, और इसे कहते भी हैं वाइट विट्रियोल। क्या कहते हैं बच्चों? बोलना पड़ेगा, क्या कहते हैं? और बेटा हमने बाजू वाले डब्बे में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कहलाता भी है बच्चों इसके रंग के नाम से ब्लू विट्रियोल। ठीक है, देखो तो मैं यहाँ पे मैंने एक काम क्या किया है, मैंने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें जिंक रॉड डाल दी। मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया, उसमें कॉपर रॉड डाल दी। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन नीला होता है, ब्लू विट्रियोल कहलाता है, और जिंक सल्फेट सोल्यूशन वाइट होता है, वाइट विट्रियोल कहलाता है। सर अगर आपने वही रॉड उसके सोल्यूशन डाल दी, फिर क्या किया बेटा, मैंने इसको ना बैटरी एक इलेक्ट्रिकल वायर, एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। मुझे पता है, 10वीं से जानता हूँ मैं, जिंक कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आपने लीकबा काना मगल मंजन कर सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर बताऊँगा आपको, वरना आपको बेसिक शायद पता होगा। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्ट नहीं पता तो अभी सुन लो। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मेटल मतलब ऑक्सीडाइज करेगा, तो जिंक इलेक्ट्रॉन देगा। देखो यहाँ से एरो दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है बच्चों, तो करंट इसके ऑपोजिट फ्लो करेगा। बोलो हाँ, बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो बेटा अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया और वो इलेक्ट्रॉन कॉपर के यहाँ तक आया, और कॉपर के यहाँ जो आयंस थे वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए घुस पड़े। हेलो हेलो हेलो, तो कायदे से बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया। अच्छा, और ये अब सर करंट कब फ्लो करता है? जब बेटा सर्किट क्लोज हो। सर्किट क्लोज करने के लिए आदमी यहाँ पे सॉल्ट ऐसे एक इन्वर्टेड ट्यूब बनाता है और उसमें अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर देता है। अब सर अगर ये इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड हुआ तो ग्रेविटी के चक्कर में भसड़ ना जाएगा? बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा जेली लाइक होता है। जेली शायद आपने देखी भी हो, जेली होती सॉलिड है तो नीचे फ्लो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी अंदर उसके जो पल्प होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो आयंस जो लिक्विड स्टेट में है वो कंडक्ट कर पाएंगे। बात समझ में आती है सबको यहाँ तक? हेलो हेलो, चलो तो ये पहले पूरी फोटो बना लो बच्चों। उसमें ये नीचे का एरो और ये एरो अभी फिलहाल आपको नहीं बनाना है, आपको केवल ये इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाना है और ऊपर करंट दिखाना है, और कुछ नहीं। यहाँ पे ये प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना, केवल अभी इतनी फ़ोटो बनानी है। ये स्ट्रक्चर बना लो, ये एरो भी नहीं बनाना, जितना मैंने अभी बोला उतना बनाओ,
फोटो बनाओ तो हाँ बोलो।